IMF से डील के बाद टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी मंजूर। गैर मुल्की कर्जों और एमनेस्टी स्कीम के खिलाफ इमरान खान के बयानात ऑपोजिशन भूली नहीं, यू टर्न के ताने मिल रहे हैं। फरीकैन गैर ज़रूरी दरख्वास्तें देना बंद करें, मीशा शफी केस जल्द निपटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत आ गई। जिनसी हरासानी का मुकदमा मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। अब्दुल्ला उमा के साथ हमारा ट्विटर हैंडल है जियो पाकिस्तान टीवी। और मीशा शफी और अली जफर के केस की जहां तक बात है ना, इट इज़ एक्चुअली बीन लॉन्ग टाइम कि ये इतना हाई प्रोफाइल, इतना इंपॉर्टेंट केस जो है वो अब तक चल रहा है। अब इस केस का जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। ये इनके फैंस के लिए भी बहुत बेहतर होगा। और ट्विटर पे जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए हैं या इंस्टाग्राम पे जो हमें डिवाइडेड ओपिनियंस नजर आती हैं, वो भी सेटल हो जाएगा मामला। राइट। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये केस तो ऑब्वियसली है अदालत का, लेकिन सोशल मीडिया पे भी लड़ा जा रहा है, तो वो चीज़ जो है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। उससे होता ये है कि फिर फैसला जो भी है, फिर भी लोग कुछ ऑब्वियसली दूसरे कैंप के होते हैं, वो कहते हैं कि जी ये फैसला ही सही नहीं है। बहुत सी चीज़ें और बढ़ जाती हैं। पीपल हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड्स, तो लिहाजा इस पे ज़रूर बात होनी चाहिए। सिकंदर, वी वुड हैव थॉट कि 359 का हदफ पाकिस्तान ने, मतलब आपको पता है कि पिछले कुछ मैचेस में अगर पिछला कुछ अरसा देखा जाए तो इतना भी एक्सपेक्टेशन रखना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आज तो अच्छा ही लग रहा था शुरू में। देखिए, आज का जो मैच है इसको आप कहें कि बहुत ही अच्छी पिच के ऊपर मैच हुआ है। इतनी अच्छी पिच थी कि हमने भी उधर 358 किए, मगर उन्होंने जो 359 किए हैं वो बहुत जल्दी कर लिए। तो आज की जो पिच, देखिए पिच तो हम देख रहे थे, हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि पिच जो थी बहुत अच्छी थी, स्ट्रेट थी, हिट हो रहा था। मगर जो कमेंटेटर्स थे वो बार बार ये बात कह रहे थे कि ये छोटा ग्राउंड है और तेज ग्राउंड है। तो हमारे जो बैट्समैन थे, उन्होंने इंग्लैंड की बॉलर्स की पिटाई की, तो उन्होंने हमारे बॉलर्स की पिटाई की। दोनों तरफ से बराबर हो गया, मगर उनका जो स्ट्राइकिंग रेट था वो हमसे बेहतर था, तो उन्होंने 45 ओवर में ये स्कोर टारगेट पूरा कर लिया। तो सारा ब्लेम हम बॉलर्स को नहीं डालें। जो हमारी बॉलिंग में जो कमी महसूस हो रही है वो एक अच्छे स्पिनर की है। जब इस किस्म का जो रिदम बनता है जिसमें फास्ट बॉलर्स की पिटाई हो रही हो, तो उसमें आपको रिदम चेंज करने के लिए एक अच्छा स्पिनर चाहिए। इमाद वसीम को आप बहुत अच्छा स्पिनर नहीं कह सकते, वो स्टॉक बॉलर है जो आके रन तो रोक सकता है, रन थ्रू नहीं कर सकता। तो आपने जो गलती की पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने, उन्होंने यासिर शाह को लेकर गए, मगर वहां पर यासिर शाह की जगह कोई और भी स्पिनर को पहले ही ट्राई करना चाहिए था। अगर आपको याद हो, हम बार बार उमर खान का जिक्र करते रहे हैं कि उसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर खिला लेते तो हमें पता चल जाता कि वो कितना पानी में है। तो खैर एनीवे, हमें जो इस पूरे वर्ल्ड कप में मुझे महसूस होता है कि एक अच्छे स्पिनर्स की शिद्दत से कमी महसूस होगी। जब इस किस्म की सीधी विकेटें होती हैं, नजर आता है कि ऐसी ही विकेटें होंगी और इतने बड़े बड़े स्कोर ही होंगे, तो दीज आर गोइंग टू बी बैटिंग विकेट्स देन। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग ये सिनेरियो होगा अगर इसी किस्म की विकेटें मिलती हैं हमें पूरे वर्ल्ड कप में। ड्राई सीजन चल रहा है इंग्लैंड में, जब भी ड्राई सीजन चलता है तो बैटिंग ट्रैक्स हो जाती हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वहाँ बैटिंग पिचेस बन जाती हैं। अगर हमें इसी किस्म के ट्रैक्स मिले, हमारे जो बॉलर्स हैं देखें एक जैसे हैं, उनमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि जो वो रन रोक सकें या कोई स्विंग हो रहा हो, कोई उनका सीम हो रहा हो। इसीलिए मैं स्पिनर की बात कर रहा था। तो मुझे लगता है कि हमें पूरे वर्ल्ड कप में इसी किस्म की विकेटें मिलेंगी और हमें 300 साढ़े 300 के रन्स जो हैं वो नजर आएंगे। तो दैट विल बी मोर एंटरटेनिंग फॉर द क्रिकेट फैंस। अच्छा सिकंदर, एक और चीज़ जो कि ऑब्वियसली फील्डर्स की भी हम बात कर लें, क्योंकि कैचेस इतने ड्रॉप हुए हैं कि फिटनेस पे एक बात आ जाती है कि क्या फिटनेस लेवल ऑफ द प्लेयर्स इज ओके अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि ये क्या फील्डिंग थी आज, हमने देखा क्या है? देखिए, जो फील्डिंग का म्यार जो हमारा ख़राब है उसको मैं लड़कों पे ब्लेम दूंगा। देखिए, मैंने हमेशा बताया आपको कि हमारे दौर में एक मैनेजर होता था 80 साल का और एक असिस्टेंट मैनेजर होता था जो लॉजिस्टिक देखता था। अब तो लड़कों के साथ तकरीबन 10 से 12 स्टाफ चलता है जो कि उनको हर किस्म की ट्रेनिंग देता है। उसमें इस किस्म की फील्डिंग करना ये एक क्रिमिनल है। आपको जब रोज़ाना आप प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग और कैचिंग करते हैं, तो आपको इस किस्म के कैचेस नहीं छोड़ने चाहिए थे। ये जो ड्रॉप कैचेस हैं जो 3 से 4 हमने पाकिस्तान ने किए हैं, उससे हमें ब्रिस्टो का जो कैच था जो शायद छोड़ा है, उस वक्त उसके शायद 20, 25 या 30 रन थे और वो 130-35 कर गया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हमने इसी किस्म की फील्डिंग की तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना।
अच्छा ये बता दीजिए सिकंदर के अब आज के मैच से, ये जो मैचेस हुए हैं, हम वर्ल्ड कप के लिए क्या सीख सकते हैं? जाहिर है फील्डिंग बेहतर करें, स्पिनर को खिलाएं, ये सब कुछ तो अंडरस्टूड बातें हैं, लेकिन और आधे सम चेंजेस दैट वी कैन मेक, और ताकि हम वर्ल्ड कप में जाहिर है वो गलतियां, वो ब्लंडर्स ना करें जो हमने इन मैचेस में किए हैं। अभी जो अब्दुल्ला जो फैक्टर है ना, वो अभी दो लड़के हमारे नहीं खेले, एक मलिक और एक हफीज। तो मैं ये समझता हूँ मलिक तो गेंद ऑफ स्पिन इतनी नहीं करते, एक आधा ओवर करते हैं, ठीक है, उनको तो एक तरफ रख दें। मगर मुझे लगता है कि हफीज की हमें, अगर वो फुली फिट हैं और अच्छी स्पिन करते हैं, जो अगर वो पूरे ओवर करते हैं स्पिन के, तो वो बड़े यूजफुल होंगे। उनके होने से ये होगा कि हमें थोड़ा बहुत जो नई चीज़ करनी चाहिए वो ये है कि नए बॉल से आप हफीज से गेंद करा लें, नए बॉल से आप इमाद वसीम से गेंद करा लें, इसलिए कि देखें T20 में इमाद नए गेंद से बहुत अच्छे गेंद करता है। तो ये इस किस्म की थोड़ी बहुत हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे जो सीमर्स हैं, अगर उनका गेंद स्विंग या सीम नहीं हो रहा तो वो बहुत फ्लैट हो जाते हैं और इन पिचेस के ऊपर उनको मार पड़ेगी। तो थोड़ा सा हमें डिफरेंट सोचना चाहिए। जो आप बात कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से हफीज से अगर मौका मिले, अगर जो फिट हो जाते हैं उनको मैच खिला के उनसे नया गेंद जरूर करा के 2-4 ओवर देखें, अगर वो रन थ्रू कर देते हैं तो पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा फिर। ठीक है, लेट अस मूव ऑन और वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, मीशा शफी अली जफर, वो जो केस चल रहा है उसका क्या हो रहा है, जल्दी से एक दफा फिर आपको बताएं, जो कि मुझे लग ही रहा था कि अली जफर और मीशा शफी का केस अदालत में कम और मीडिया में ज्यादा चला, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बस बहुत हो गया और फरीक गैर ज़रूरी दरख्वास्तें जो हैं वो बंद करें, केस मुकर्ररा वक्त में निपटाया जाएगा। बज़ाहिर केस का फैसला अब करीब नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में गवाहान का बयान और जिरा करने से मुतालिक मीशा शफी की दरख्वास्त पर जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और अदालत ने 9 गवाहों के बयानात और जिरा एक साथ करने की इजाज़त दे दी है। और समाअत के दौरान जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट गैर ज़रूरी इल्तिवा ना दे और ट्रायल जल्दी मुकम्मल करे। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुकर्ररा वक्त में ट्रायल मुकम्मल किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मीशा शफी के वकील को हुक्म दिया कि गवाहों पर जिरा की तैयारी 7 रोज़ में मुकम्मल की जाए। अली जफर के वकील को 7 दिन में गवाहों के बयान हलफी जमा कराने का भी हुक्म दिया गया है। अदालत ने मीशा शफी और अली जफर को गैर ज़रूरी दरख्वास्त दायर करने से रोक दिया है। और इसी पे हम बात कर लेते हैं, अली जफर के वकील एडवोकेट राना इंतजार ने हमें और उसके बाद हम मीशा शफी के वकील हारिस अजमत साहब से भी बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग विद राना साहब, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब अली जफर और मीशा शफी दोनों गैर ज़रूरी दरख्वास्तों से गुरेज करें और केस मुकर्ररा वक्त पे ही ख़त्म होना चाहिए। तो आपकी तरफ से तो कोई ताख़ीर नहीं होगी, क्या सोचा है आपने? इस फैसले से अली जफ़र और उसकी टीम बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि हम ऑलरेडी कोशिश कर रहे थे कि केस जो है वो अर्ली डिस्पोजल की तरफ जाए और अर्लीस्ट टाइम में डिसाइड हो जाए। इसके लिए हमने पहले सेशन जज साहब को भी एप्लीकेशन मूव की, फिर हाई कोर्ट से मैंने रिक्वेस्ट की, उसमें 3 माह की डायरेक्शन दी गई कि इस केस को अर्लीस्ट डिसाइड किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर था, दोनों पार्टियों ने इसको कंसीड किया है कि यह जो है विद इन 7 डेज़ हम तमाम विटनेसेस के एफिडेविट देंगे। हालांकि कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं थी, मगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और विद इन 7 डेज़ वो हमारे विटनेसेस पे क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। अगर वो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन अदरवाइज़ जब तक मुकम्मल नहीं होती है केस डे टू डे चलेगा। तो हम इस फैसले को अप्रिशिएट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कि हमने ऑलरेडी भी कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी थी, बल्कि हमारी मैक्सिमम कोशिश थी कि टाइम को करटेल करके इसको अर्लीस्ट डिसीजन की राना साहब, एक्सपेक्टेशंस अब जाहिर है सारी सूरत हाल में दोनों फरीक़ैन पाबंद हैं कि इसमें कोई ताख़ीर ना करें। आपको लगता है कि अब कोई भी पार्टी जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं करेगी और ये केस एक्चुअली अपने दी एंड को पहुँच जाएगा जल्दी? अब 100% ये केस बार वक्त अपने अंजाम की तरफ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट की डायरेक्शन को इंडोर्स कर दिया, जो 19 अप्रैल को 3 माह की दी गई थी कि 19 जुलाई तक इस केस को डिसाइड कर दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो पाकिस्तान में और कोई फोरम अवेलेबल नहीं है जुडिशरी का। तो अब यह है कि इन्होंने विटनेसेस पे क्रॉस एग्जामिनेशन करना है और उसके बाद इन्होंने अपने विटनेसेस देने हैं जिन पर हम क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद ये जो केस है अपने फाइनल मंथ की इंजाम की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अली जफर के वकील राना इंतजार हमसे बात कर रहे थे और मीशा शफी के वकील बैरिस्टर हारिस अजमत अब हमारे साथ हैं। हारिस साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आप लोगों के सब एतराज़ जो है अब ख़त्म हो गए क्या? ये एक हमारा सवाल है। और अब आप मुकर्ररा वक्त के अंदर, ये ज़्यादा कंसर्निंग बात है, केस निमट जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम लोग तो पहले भी मुकर्ररा वक्त में केस ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब जबकि जो हमारा सबसे बड़ा एतराज़ था वो बड़ी मुश्किल से जाके हमें सुप्रीम कोर्ट से फाइनली रिलीफ मिली है।
पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा एतराज़ ये था कि हम चाह रहे थे कि जितने भी जैमिंग सेशन के विटनेसेस हैं उन सबको इकट्ठे क्रॉस किया जाए, बिकॉज़ अगर उनको हम इकट्ठे एक ही दिन में उन पे जरा नहीं करेंगे, एक विटनेस के ऊपर जो सवाल होने हैं वही दूसरे पे होने हैं, तो वो कल घर जाके बाकी विटनेसेस को बता देगा, जिसको हम लीगल टर्म्स में कहते हैं कोचिंग द विटनेसेस, जो कि एक बहुत बड़ा फियर था जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि सारे विटनेसेस जो हैं पहले वो एफिडेविट के ज़रिए एग्जामिनेशन इन चीफ करेंगे और फिर हम एक दिन के अंदर उनकी जरा कर लेंगे। अब होपफुली कोई स्पेसिफिक एतराज़ तो इस वक्त तक मौजूद नहीं है जो कि ट्रायल की डिले के अंदर कोई हर्डल क्रिएट कर। ये बताइएगा हारिस, अगर सिंस यू आर विद अस, अब ये जो डायरेक्शन आई है इसके बाद आपको लगता है ये बयानबाजी का सिलसिला, टीवी इंटरव्यूज़ का सिलसिला, ट्विटर पर ट्वीट्स और सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाने का सिलसिला, ये सब रुक जाएगा या फिर इस पर कोई ममानियत, कोई पाबंदी नहीं है? देखिए जी, स्पेसिफिकली टू माय नॉलेज कोई ममानत तो नहीं है। अब वो कोई इंडिविजुअल बंदा क्या स्टेटमेंट देता है उस पर तो इट इज़ एनीबडीज़ गेस, क्योंकि सोशल मीडिया की सरगर्मियाँ शायद मेरा ख्याल है इस पर नहीं रुकेंगी, क्योंकि दोनों बड़े स्टार्स हैं। जब बड़े स्टार्स के दरमियान में आपस में इंटरनेशनली भी, वर्ल्ड वाइड भी कभी जब भी लिटिगेशन हुई है तो इट हैज़ बिकम ए सोशल मीडिया सेंसेशन, सो हैज़ दिस केस। सो आई डाउट कि इसके अंदर कोई कमी पे आएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो इट लुक्स लाइक ये केस तो बिल्कुल निपटने वाला है। और हारिस अजमत, मीशा शफी के वकील हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल जनाब, लेट द ट्रूथ प्रिवेल और होपफुली सच्चाई की क्योंकि जीत लोगों हो। का इंटरेस्ट बहुत है और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची है तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ऑब्वियसली। और आपको पता है कि जो भी वहाँ की रूलिंग होती है, कहीं की भी रूलिंग हो एक्चुअली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग होती है उसके बाद उससे कंपैरिजन होते हैं। एनी फ्यूचर सच केसेस अगर आए तो उससे कंपैरिजन ज़रूर होगा। आपने कभी देखा है कि हमारे जो फ़ोन्स में डिफरेंट ऐप्स हैं उनके अंदर जो शक्लें बन जाती हैं एंड डिफरेंट फिल्टर्स यू कैन पुट, कुछ बहुत फनी फिल्टर्स आए हुए हैं और कुछ अब्दुल्ला आपको बहुत सूट कर रहे थे। We were trying a few filters, although I must admit that I do not have Snapchat in my phone or TikTok. So yes, हुमा के फ़ोन में है तो कभी-कभी हम उस पे नए फिल्टर्स ट्राई कर लेते और हैं। मजे की बात है मैं स्नैपचैट पे हूँ नहीं, लेकिन मेरे पास फिल्टर जरूर हैं उसके, क्योंकि वो बड़े फनी होते हैं एक दूसरे को भेजने के लिए। इट्स फन। अच्छा जी, आपको बताएं कि हुंजा से ताल्लुक रखने वाले नौजवान हैं, इनका नाम है सरबाज खान और नेपाल गए हैं और दुनिया की चौथी बुलंद तरीन चोटी माउंट लॉट्स जिसका नाम है वो सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। लुक एट दैट माउंटेन। और सरबाज खान ने ये कारनामा 12 कोपेमाओं की टीम के साथ अंजाम दिया है और इस पहाड़ की ऊंचाई भी आपको बताते हैं अब्दुल्ला, ये पहाड़ जो आपको नजर आ रहा है 8,516 मीटर है, जबकि इससे पहले सरबाज खान केटू और नागा पर्वत भी सर कर चुके हैं। तो सरबाज खान, आपका तो नाम में ही सर आता है, तो आप ये चोटियां सर करते चले जा रहे हैं। एंड सर हैट्स ऑफ टू यू, लाइक सर हैट्स ऑफ टू यू। कि हम इज्जत में भी कह रहे हैं और आप का ही लोगों नाम का भी शौक यही और है। इंटरेस्ट है वैसे, है ना। मतलब दिस इज नॉट लाइक आम चीज के जी हमारी हॉबी है या ये हम करते हैं। दिस इज लाइक अ डिफरेंट लाइफस्टाइल जो लोग ये काम करते हैं। वेरी नाइस। अच्छा जी, अभी अच्छा। हम आगे बढ़ेंगे एंड हमने कुछ IMF बात की डील करनी की भी है। कुछ बात करना है। आपको बताएं हफीज शेख ने 3 हफ्तों के अंदर अंदर IMF डील और टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर काम कर दिखाया है और कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना के नए चेयरमैन असद उमर भी आते ही मुतहर्रिक हो गए हैं। नजर आ रहा है कि इमरान खान ने खजाने के मामलात से साबिक वजीर खजाना को आउट नहीं किया। गुज़िश्ता शाम मुशीर खजाना हफीज शेख ने काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में बताया कि एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दे दी गई है और इसका बुनियादी मकसद पैसा इकट्ठा करना नहीं बल्कि असासों को मईशत में डालकर उन्हें फाल बनाना है। इसमें हर पाकिस्तानी शहरी पार्टिसिपेट कर सकेगा, सिवाय उन लोगों के जो कि एक पोजीशन जो है हुकूमत में रख चुके हैं। रियल एस्टेट के अलावा एसेट्स हैं वो 4% जो है रेट देकर उनको इसमें एसेट डिक्लेरेशन स्कीम में शामिल किया जा सकता है। और अगर बाहर के एसेट्स हैं, अगर आप उनको डिक्लेयर करेंगे या यहाँ के एसेट्स डिक्लेयर करेंगे तो शर्त ये है कि वो किसी बैंक अकाउंट में रखे जाएं। ऑपोजिशन इस स्कीम पर कड़ी तनकीद कर रही है और इसे एक और यूटर्न करार दे रही है। जिस पॉलिसी को 1 साल पहले यही लोग इमरान खान, असद उमर, ये जो टोला है, ये गालियां निकालते थे, ये लानते बेचते थे, आज वही चीज़ ठीक है।
सबको डर ये है कि कल इमरान खान जो है वो यू टर्न कर लेगा और कहेगा नहीं नहीं मैं तो गलती हो गई थी, स्लिप ऑफ द टंग थी एमनेस्टी स्कीम, तो अब वो मैंने कर दिया तो अब मैं माजरत चाहता हूँ। किसको बचाना चाहते हैं? खुद कहता है एमनेस्टी स्कीम जो है डाकुओं के लिए, चोरों के लिए। अब ये बताए कौम को कि अब इसके एमनेस्टी में कौन से चोर डाकू हैं? पता तो है सबको, नाम आते हैं, मैं नहीं लेना चाहता। अब ये सब लोग ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में IMF से कर्जा लेने के साथ साथ टैक्स एमनेस्टी स्कीम के भी शदीद मुखालिफ रहे हैं। उनका क्या मौक़िफ़ रहा है, सुन लें ज़रा। जो ईमानदार टैक्स पेयर है उनके ऊपर टैक्स है। कितनी एमनेस्टी कामयाब हुई हैं स्कीम्स, कितनी दफ़ा एमनेस्टी स्कीम दी गई है। ये इस मुल्क की मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा अवॉइड करने के लिए। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो ये दिखा ही नहीं सकता कि किधर से पैसा आया है, इसका तो बड़ा आसान चीज़ है। ये अपने बच्चों के नाम किया हुआ है, नवाज ने और इसाक डार ने अपने बच्चों के नाम। मैं इनकी मिसाल दे रहा हूँ, तो ये तो कहेंगे जी वो गैर सियासी हैं और वो उनके नाम पे पैसा ले आएंगे वापस। सो ये सब कुछ होता है इक़्तिदार में आने के बाद। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा है कि IMF प्रोग्राम पर कमेटी को ब्रीफिंग दी जानी चाहिए। हुकूमत को तयशुदा प्रोग्राम मिलता है लेकिन कमेटी इसमें तब्दीली का कह सकती है। असद उमर का कहना था कि 22 मई को इजलास में IMF और FATF पर गौर करेंगे। पहले IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान कुछ नहीं बता सकता था, अब कौम को बताऊंगा कि हुआ क्या था। So that would be interesting। और जो क्लोज्ड हल्के हैं असद उमर साहब के, उनसे वो शेयर भी करते रहे हैं इस दौरान जब से उन्होंने ओहदा छोड़ा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। डोगर साहब, पहले तो ये बताएं कि IMF डील के बाद एमनेस्टी स्कीम भी आ गई है, तो क्या तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली समझते हैं कि अब माशी सिमत दुरुस्त है और जो मसाइल पहले सामने आए थे वो संभाल लिए गए हैं? उसमें अरकान ने बड़े उनसे तल्ख सवाल भी किए और रियलिटी भी बयान की उनको जो हालात हाजरा मुल्क के अंदर हैं। तो पहली बात तो एमनेस्टी स्कीम का जो अभी तक मुझे फीडबैक मिला है ट्रेडर्स में, ओवरसीज पाकिस्तानी में, वो बड़ा पॉजिटिव है और मैं समझता हूँ बड़ी पर वक्त आई है और इसकी बड़ी जरूरत थी। और इसमें ना सिर्फ हम अपने टारगेट अचीव करेंगे बल्कि वो लोगों के लिए एक आखिरी अच्छा चांस है कि जिन्होंने कंसीलमेंट की हुई है वो अपने एसेट्स को और टैक्स दे और उसके बाद अपने आप को लीगल करें, नंबर 1। और इससे मैं कहता हूँ कि माशी तौर पे बेहतरी आएगी और पहिया आगे चलेगा तरक्की का। जहाँ तक IMF का पैकेज की बात है, वो तो एक लाजिम मजलूम था, उसमें वो जो उनकी बड़ी सख्त कंडीशंस थी वो उसमें लागू नहीं की गई और जो हमने अपनी कंडीशंस के ऊपर अपने उसके ऊपर हमने ये एग्रीमेंट किया है। ओवरऑल अब मैं समझता हूँ कि अब एक हमारे रुपए में भी इस्तेकाम आएगा और जो डॉलर पूरी तरह से हमें मार रहा था और रुपया टी वैल्यू हो रहा था, तो उससे एक बेहतरी आएगी। अच्छा ये बताइएगा डोगर साहब, सिंस यू आर ऑनलाइन विद अस, कि ज़रा ये बताते हैं कि असद उमर साहब जो IMF से डीलिंग कर रहे थे उसमें कुछ मसाइल थे, वो कुछ चीज़ें करना नहीं चाह रहे थे और उनकी मिनिस्ट्री भी इसी वजह से गई है, वो डील ना कर सके। ज़ाहिर है उन चीज़ों को ना मानने की वजह से अब वो कायमा कमेटी पर ख़जाना के चेयरमैन बन गए हैं, तो वजारत ख़जाना इनको फिर जवाबदेह हो गई है। ये सिनेरियो कैसे काम करेगा सर? देखिए असद उमर साहब का ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि आज जो IMF का पैकेज आया है इसमें 5-6 महीने से वो उन डायलॉग्स में शामिल थे और जैसा मैंने पहले भी कहा कि IMF अपनी शराइत के मुताबिक हमारे साथ पैकेज तय करना चाहता था, जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और असद उमर साहब ने भी इसको अपोज किया और बिल आखिर IMF को मजबूर किया और उसमें हमारे बाकी दोस्त ममालिक का भी एक किरदार था। असद उमर साहब ने मुझे जब ये बात शेयर की कि जाहिर है आप जानते हैं कि कैबिनेट में हर वक्त उनके लिए जगह मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी बड़ी ख्वाहिश है कि वो आ जाए और अभी 2-3 अहम पोजीशन जो हैं वो अभी फिल भी नहीं की, लेकिन असद उमर साहब ने मुझे कहा कि मैं ये समझता हूँ कि बतौर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड रेवेन्यू मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, बेहतर ओवरसाइट कर सकता हूँ, मॉनिटर कर सकता हूँ और अपना फीडबैक दे सकता हूँ। तो उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कोई अहल बंदा नहीं और ये बड़ा फैसला है उनका कि वो मिनिस्ट्री के अफसर मौजूद है लेकिन उन्होंने अपने आप को उस जगह पे बेहतर अंदाज में रिकमेंड
किया जहां बैठ के वो बेहतर अंदाज में अपना फीडबैक दे सकते थे कलेक्टिव विजडम के साथ। अच्छा डोगर साहब, अब ये मामला तय हो जाने के बाद वक्त आ रहा है बजट का। बढ़ती महंगाई से परेशान अवाम बजट के नाम से ही खौफजदा हो जाती है। तो हफीज़ शेख तो मुंतखब अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, क्या अवाम के लिए रिलीफ का बंदोबस्त करना अब असद उमर के जिम्मे ही होगा? नहीं, असद उमर की जिम्मेदारी नहीं होगी, ये फाइनेंस एडवाइजर साहब की जिम्मेदारी होगी और उससे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की है, जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं और उनको पूरी तरह इस चीज़ का एहसास है कि हमने 9 महीने में जो महंगाई हुई है कोई खातिर खाम आवाम को रिलीफ नहीं दे सके। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी अच्छा वक्त आ गया, टाइम लगेगा लेकिन पाकिस्तान अब राइट डायरेक्शन पर चल पड़ा है। ठीक है, पीटीआई के रहनुमा आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद। अब जिसकी भी जिम्मेदारी हो आवाम को रिलीफ देना अल्टीमेटली हुकूमत की जिम्मेदारी ही मानी जाएगी और आवाम इज रियली स्केयर्ड। बिल्कुल, इसको प्रायोरिटी बना दे कि बजट ऐसा हो कि प्लीज आवाम को रिलीफ मिले, क्योंकि अभी पिछले कुछ महीनों में बहुत व्हिच डज नॉट सीम वेरी लाइकली, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। इसको लाइकली बनाए ना, फिर और काम क्या है, मतलब कि आवाम को देखेंगे पिस रही है। मूविंग ऑन, बीआरटी बड़ा मसला बना हुआ है और आपको बताएं कि पेशावर ऐसा मसला बना हुआ है वैसे बीआरटी का डिजाइन, यानी बीआरटी के डिजाइन में नाकाबिले यकीन जो हैं वो फ्लॉज सामने आ रहे हैं। बार बार की तब्दीलियों ने प्रोजेक्ट को मजाक बनाकर रख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बीआरटी मंसूबे से जान नहीं छूट रही और मंसूबा पहले सूबाई और अब वफाकी हुकूमत के लिए भी नदामत का बायस बनता जा रहा है। तकरीबन 1.5 साल से ताखीर का शिकार पेशावर शहर के सबसे बड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे के मरकजी जो है कॉरिडोर्स पर काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, लेकिन अब इसमें मुज़ायका खेज तामीराती नकाइस जो हैं, फ्लॉज जो हैं वो सामने आ गए हैं। और क्या मालूम हुआ है? मालूम ये हुआ है कि सुनहरी मस्जिद के करीब वाक़े मोड़ पर 18 मीटर की बस मुड़ ही नहीं सकती। वहाँ सड़क कुशादा करने के लिए फिर से तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। इससे पहले तहकाल के इलाके में बस स्टेशन के करीब जंगलों को तोड़कर सड़क कुशादा की गई थी। और लास्ट मंथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुआयना टीम ने रिपोर्ट में कहा था कि नाकिस मनसूबाबंदी एज एन प्लानिंग ऐसा लगता है की नहीं गई। कौमी ख़जाने को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और इस बारे में जो बातें की जाती रही हैं और लाहौर की मेट्रो बस को जिस टाइटल से नवाजा जाता रहा है ये तो सब जानते ही हैं, बहुत पुरानी बात है नहीं। तो हम ज़रा पहले तो आफ्ताब अहमद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बड़े अरसे से, बड़े सालों से अब तो लगता है कि पेशावर के इस बस मनसूबे को कवर कर रहे हैं। उन्होंने दिन में वहाँ कुछ हमें सूरत हाल से आगाह करने की कोशिश की है, तो वो देख लेते हैं क्या बताया उन्होंने। सबसे पहले तो सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया है, सिविल वर्क मुकम्मल कर लिया गया है, 23 मार्च को इसका इफ्तिताह होना है। लेकिन जब 22 मार्च को यहाँ से टेस्ट रन की गई, टेस्ट बस चलाई गई, तो सूरत हाल कुछ यूँ नज़र आई कि जो ये एक कर्व बनाया गया है, ये एक मोड़ बनाया गया है पुल ऊपर, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो 18 मीटर की बस है वो गुजर ही नहीं सकती, क्योंकि ये मोड़ इंतहाई तंग बनाया गया है और बासानी यहाँ से 18 मीटर की बस नहीं गुजर सकती। तो अब एक मरतबा फिर इस पुल पर तामीराती काम शुरू कर दिया गया है और पस मंज़र में आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी यहाँ पे तामीराती काम जारी है। अगर कैमरामैन फजल हुसैन आपको दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं कि पिलर्स के साथ मज़ीद पिलर बनाए जा रहे हैं। इसको काफ़ी चौड़ा करने की कोशिश की जा रही है ताकि बस आसानी से गुजर सके। 2 पिलर इस एक जगह पे बनाए गए हैं। तो ये इस वक्त यहाँ की सूरत हाल है। ये वो बरकी सीढ़ियाँ हैं जो कि मुसाफिरों को नीचे से ऊपर लेके आएंगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वक्त में एक ही मुसाफिर बासानी ऊपर आ सकता है, जबकि जो बसों की कैपेसिटी है तो 18 मीटर की बस में 120 से ज़्यादा अफराद एक वक्त में सवार हो सकते हैं, जिसके लिए ज़्यादा गुंजाइश वाली सीढ़ियों की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पे चूँकि रकम बचाना मकसूद था तो इसलिए तंग सीढ़ियाँ रखी गई है। इसके साथ साथ जो दीगर सीढ़ियाँ बनाई गई है जिससे पैदल चल के ऊपर आना होता है, वो भी इस हाइट में बनाई गई है कि सहल नहीं है, आसान नहीं है उस पर ऊपर आना। इसके साथ साथ जो हमारी माहिरीन से बात हुई है उनका ये भी कहना है कि आप अगर इस स्टेशन को देखें तो यहाँ पे हर जगह शीशे लगाए गए हैं, जिससे जो वेंटिलेशन है, जो कि हवा का अमल दखल होता है, अखराज होता है, वो ना होने के बराबर होगा। ये जो अवामी लैट्रीन है बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे के, ये फुटपाथ पर बनाए गए हैं। यहाँ तो फिर भी ये फुटपाथ
खुली है, लेकिन अक्सर जगह ऐसी है जहाँ पे इंतहाई तंग फुटपाथ है और उसी के ऊपर ये वॉशरूम बनाए गए हैं। ये भी कहा गया है कि इसके लिए जो सीवरेज का जो निकासी है आपका पानी है उसका भी मुनासिब बंदोबस्त नहीं है, जबकि इसके साथ साथ जो साफ़ पानी जो कि इन वॉशरूम्स में फ़राहम किया जाना था उसके लिए भी किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। जो जंगले हैं वो ऐसे होने चाहिए कि कोई भी इस पर बआसानी दूसरी तरफ क्रॉस ना कर सके, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पर गुज़रना इंतहाई आसान है, दूसरी तरफ इजीली इस पर पलटा जा सकता है। इसके साथ साथ ये कहा गया था कि ऐसे मटेरियल इस्तेमाल किया जाए जिसको तोड़ना नामुमकिन हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन जंगलों को तोड़ा गया है। जो PC1 है, जो कवायद व ज़वाबित उसमें तय किए गए थे, जो मंसूबा बनाया गया था उसके मुताबिक इसका डिज़ाइन भी नहीं बनाया गया है। जी अच्छा, अगर इस तरह देखा जाए तो इसके मुताबिक तो लगता है कि ये लिटरली आपने और मैंने शायद ये नक्शा बना दिया। मतलब वेयर आर ऑल द इंजीनियर्स, वेयर आर ऑल द आर्किटेक्ट्स? मतलब एक थॉट प्रोसेस होता है, ये किसी का घर तो नहीं बन रहा है, किसी की प्राइवेट स्पेस तो नहीं है, ये पब्लिक यूज में आ रही है फॉर तो उसमें बड़ी प्लानिंग होती है। जाहिर है आप जिंदगी की जमा पूंजी उसमें लगा रहे होते हैं, वो इससे बेहतर प्लानिंग से बन जाता है। और ये वो फ्लॉज हैं जिसको दिखाने की, जिसको ऑब्जर्व करने के लिए एक्चुअली मेरा या आपका किसी का इंजीनियर होना जरूरी नहीं है। ये नेकेड आई से, एक इंसानी आंख से अगर आप जाएं और आप देख सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो ये इतनी कॉमन सेंसिकल फ्लॉज हैं जो बड़ी हैरानी हुई है। सीढ़ियां भी आउट कर दें, वो ग्रिल को भी आउट कर दें, बट वॉशरूम, मतलब वॉशरूम हमारे मुल्क में प्रायोरिटी क्यों नहीं है? पब्लिक वॉशरूम हमारे मुल्क की प्रायोरिटी क्यों नहीं है? जिस तरह वो खोखे बने हुए हैं, वो नज़र ही आ रहा है कि वो एक बस दिखाने के लिए बना हुआ है। जिस तरह वो बता रहे थे कि कोई वाटर वर्क्स उसके काम नहीं हुआ, कोई ड्रेनेज किधर होना है, नथिंग इज थॉट थ्रू। तो नहीं, मुझे एक बात बता दें, इज़न्ट दैट अ कॉमन सेंस कि जो पूरा ट्रैक चल रहा है उस पे बस जब गुजरी तो पता लगा कि बस गुजर ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह। हाँ एग्जैक्टली, और क्या बात करें, मुड़ ही नहीं सकती। तो एनीवे, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या हो रहा है। शौकत यूसुफजई साहब, BRT मंसूबे में एक के बाद एक डिज़ाइन फॉल्ट सामने आ रहा है। हमने पूरी अभी एक रिपोर्ट दिखाई है। ये तहरीक इंसाफ हुकूमत की पिछली हुकूमत का स्टार प्रोजेक्ट था। आप लोगों को खुद भी ऑफ कोर्स आई एम श्योर थोड़ा बुरा तो लगता ही होगा कि इसकी इतनी तनकीद की जा रही है, इतने मसाइल इसके सामने आते जा रहे हैं, करना क्या है? ये जो डिज़ाइन एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो थ्रू हो चुका है, जो इंटरनेशनल जो स्पीड के हवाले से है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वहाँ स्पेस ज़्यादा मौजूद थी और हम चाहते थे कि वो स्पेस ऑक्युपाइड कर ले, और वहाँ पे एक बस के लिए सेफ वो बनाने के लिए ADP के रिक्वेस्ट पे हमने उसको एक्सटेंशन करने के लिए कहा, लेकिन उससे कोई ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि जो मौजूदा बसों की रवानी है उसमें कोई खलल है, या ऐसा है कि अगर वो ना बने तो कोई प्रॉब्लम आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमें कोई उस पर एक्स्ट्रा बर्डन है। हमारा जो स्पेस आप ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिक्वेस्ट थी कि इसको अगर आप और थोड़ी सी एक्सटेंशन दे दें तो जो कर्व है वो उसमें ट्रैवल के लिए और भी आसानियाँ हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से ये क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 27 किलोमीटर है, इसमें जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है इसमें ये चीज़ें लगी रहती हैं कि आपने अल्ट्रेशन करनी पड़ती है, आपने क्या चाहिए, इससे कोई इशू नहीं बनाना चाहिए सर। लेकिन ये काफी अरसा ही हो गया है, मल्टीपल इसकी डेडलाइंस दी जा चुकी हैं। स्टार प्रोजेक्ट है, आई गेस वन शुड ओन द रिस्पांसिबिलिटी, और जो लोग इसके जिम्मेदार है कुछ करना चाहिए। डिजाइन तो बहरहाल तब्दील किया जा रहा है, मतलब है कि कोई ऐसा तो नहीं ना कि मैं बिला वजह जरूरत नहीं थी और मैं बिला वजह पुल को चौड़ा करने बैठ जाऊं। पुल चौड़ा हो रहा है, कोई यहाँ पे कोई गली या नाली नहीं चौड़ी हो रही, ब्यूटिफिकेशन कोई मॉडिफिकेशन हो रही हो, ये तो प्रैक्टिकलिटी की बात हो रही है। जाहिर है कि वो सेफ्टी हैजर्ड बन सकता है अगर बहुत टाइट टर्न होगा तो। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिन्होंने ये गलतियां की हैं, जो आपके मुताबिक कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, अगर ना भी करते तो कोई इशू नहीं था, जो कि हमारे लिए बड़ा मसला है, जिन्होंने ये गलतियां की हैं उनके लिए कोई सजा, कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई एग्जाम्पल सेट करें सर। पहली बात यह कि डिज़ाइन में चेंजेस नहीं हो रही है। जो डिज़ाइन में चेंजेस थी इनिशियल स्टेज पे, वो मैं बता भी चुका हूँ कि उसकी वजूहत क्या थी। जाहिर है कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे थे, जैसे यहाँ पे जो LRH के सामने से हम गुजारना चाहते थे, उन्होंने लोगों ने कहा कि जी हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे। तो दो ऑप्शन थे, या तो हम उनके साथ लड़ते ज़बरदस्ती करते,
या फिर ये कि अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद था तो हमने वही अवेल किया और वही उस पर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह ताकाल में या 2-3 और जगहों पे, तो ये शुरुआत की चीज़ें थी। इसके बाद हमने कोई डिज़ाइन में चेंजेस नहीं किए, ना हमें करने की ज़रूरत है। अब जो है ये फाइनल डिज़ाइन है और इसकी फिनिशिंग हो रही है। जहाँ हमें कोई नुक्स और कोई वो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर खामियां हो सकती हैं। कहीं तो स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि वो तमाम खामियां दूर करें। अच्छा चले, हम डिज़ाइन की बात नहीं करते, खर्चे की बात कर लेते हैं। अब जो सब कुछ हो रहा है ऑब्वियसली इस पर मज़ीद खर्च तो आ रहा होगा, तो आपके अंदाजे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर अब तक कुल कितनी रकम खर्च हो चुकी है, मतलब क्या कॉस्ट आ चुकी है अब तक? देखिए, ये तो एक तो वो बातें हैं जो लोग करते हैं कि कोई कहता है 80 अरब पे पहुंच गया है, कोई कहता है 100 अरब पे पहुंच गया है। ये मेरे ख्याल से इस वक्त जो लेटेस्ट मॉडल का जो BRT है वो हम पेशावर का है, लाहौर में बना है 31 अरब का। आज से 7-8 साल पहले जब डॉलर की कीमत बहुत कम थी, आज डॉलर हम कहते हैं हाई रेट पे चला गया है, इसके बावजूद हम 29 अरब पे बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो स्पेकुलेशन हैं कि जी 70 अरब 100 अरब, ये सारे गलत हैं। हमारा BRT 29 अरब पे, और मेरे ख्याल से दुनिया का सस्ता तरीन BRT ये होगा जो इस वक्त लेटेस्ट मॉडल भी है, थर्ड जनरेशन भी है। और साथ इसमें अगर आप देखें तो साइकिल ट्रैक है, इसमें मजदूरों के लिए ट्रैक है। तो ये सारी चीज़ें एक लेटेस्ट BRT के अंदर हो सकती है। और हमारा भी 27 किलोमीटर है, लाहौर का भी 27 किलोमीटर है। तो ये अगर आप कंपैरिजन करें उसकी कीमत के हवाले से, तो आज भी पेशावर BRT सस्ते दामों पे बन अच्छा जी, वी कैन स्पीक अबाउट इट। ऑब्वियसली हम इस पे तफसील से बात, इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी लेंगे, कितनी कीमत एक्चुअली आ चुकी है। ये तो हुकूमती वर्जन आपने सुन लिया। आपको बताएं कि फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ अब खुद वतन वापस नहीं आएंगे और हुकूमत को लाना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा है। और जब पार्टी का सदर खुद ही वापसी का वाज़े प्रोग्राम देने को तैयार नहीं, तो मुस्लिम लीग नून को ऐसे ताने तो सहना पड़ेंगे। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ जो है वो मिन्नतें करके बाहर गए। अकॉर्डिंग टू हिम, इनकी हरकतों से लगता नहीं है कि वो वापस आएंगे, अकॉर्डिंग टू फवाद चौधरी साहब, मगर हम उन्हें खींच कर ले आएंगे। तरह से शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे घूम फिर रहे हैं, उससे लगता तो नहीं कि उनकी वापसी का कोई दिल तो उनका नहीं कर रहा, को खींच के ले आए, उन्हें तो ले आए। और 10 अप्रैल को शहबाज शरीफ पोती की अयादत और अपने तिब्बी मुआयने के लिए लंदन रवाना हुए थे। 2 मई को मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शहबाज शरीफ की जगह राना तनवीर हुसैन को चेयरमैन नामजद किया और पार्लिमानी लीडर का ओहदा ख्वाजा आसिफ को देने का फैसला हुआ। इसके बावजूद शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। अब ये फवाद चौधरी साहब किस बेसिस पे कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के पास इसका क्या जवाब है, ये उन्हीं से जान बिल्कुल पता कर लेते हैं, क्योंकि जवाब अगर आ जाए तो ये सब कुछ ताने शाने खत्म भी हो जाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान हमारे साथ हैं। मलिक अहमद खान साहब, अभी हम बात भी यही कर रहे हैं, फवाद चौधरी को लगता है कि शहबाज शरीफ खुद वापस नहीं आने वाले और उनको हुकूमत को लाना पड़ेगा। तो अगर शहबाज शरीफ अपनी वापसी की कोई तारीख, कोई प्रोग्राम देकर दे दें तो ऑब्वियसली इन तानों को बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता। ये आपका बहुत शुक्रिया। देखें, वैसे तो फवाद ने कभी भी कोई बात इस काबिल नहीं की कि उसका जवाब दिया जाए। ये फवाद के अंदर का खौफ बोलता है। बुनियादी तौर पे इनको नज़र आ रहा है कि जिस तरह की इनकी गवर्नेंस है, जैसी इनकी परफॉर्मेंस है, उसकी बुनियाद पर ये बस इधर उधर की बातें करते हैं। सबको पता है शहबाज साहब इलाज के लिए गए हुए हैं, डॉक्टर्स के साथ उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं। और फवाद जब भी बात करते हैं हमेशा कुछ ऐसी ऑफेंसिव ज़रूर करते हैं कि वो जिस पर जवाब देते वक्त आगे से कुछ ना कुछ ऐसा कहना पड़ता है कि फवाद को ख्याल करना चाहिए। फवाद शुडंट बी सेइंग लाइक दैट। उनको अपनी ज़ुबान को लगाम देनी चाहिए। वो जिस तरह से करते रहे हैं, हुकूमत के लिए मुश्किलात वो ख़ुद पैदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, वो 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं, पाकिस्तान PMLN के वो प्रेसिडेंट हैं। फवाद को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट को सामने रखना चाहिए। और जिस तरह के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, इसमें ये जितना मर्ज़ी सितम करते जाएं, जितने मर्ज़ी झूठे मुकदमे बनाते जाएं, और अगर फवाद में थोड़ी शर्म होती तो फिर उनको ये कहना चाहिए था कि जो झूठे मुकदमे उन्होंने बनाए, चाहे वो साफ़ पानी के थे, आशियाना के थे, चाहे वो रमज़ान शुगर मिल्स के वो गंदे नाले का केस था, तो वो सारे तो इन लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट्स हैं। ये जो बड़ा लाउडली कहते रहे कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में ये करप्शंस हुई,
तो आज फवाद उन पर तो बात नहीं। चलें, आपने काफ़ी सख्त अल्फाज में उन्हें मैसेज दे दिया। हम फवाद को कुछ दिन में तो आपके रूबरू ही शायद बैठा दें तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन अब ये बता दें आप मलिक साहब कि मुस्लिम लीग नून की इस वक्त जो सियासी क़यादत ज़ाहिर है नहीं और सियासत गुमगू का शिकार लगती है। नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत मुखालिफ कुछ करने की तैयारी है या हुकूमत के साथ चलने का इरादा है। बड़ी कन्फ्यूजन सी है। शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएँ तो थोड़ा वाज़ेह हो जाएगी सूरत हाल। मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरी शहबाज साहब से बात हुई वो इस पूरी कैफियत पर समझते हैं कि मुल्क एक बहरान का शिकार है। हुकूमत से हुकूमत नाम की कोई चीज़ की तवक्को नहीं की जा रही। गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल है। इकनॉमिक पॉलिसीज़ इनकी बिल्कुल ऐसी हैं जिनके साथ फर्दर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है। तो वो आकर बिल्कुल प्रॉपरली इस सारी सूरत हाल पर अपना किरदार अदा करेंगे। चलिए, ये भी आपने एक्सप्लेन कर दिया है। एक और सवाल है शेख रशीद साहब के बयान पर है। वो कहते हैं जरदारी साहब डील या ढील के करीब पहुंच चुके हैं, तो मुस्लिम लीग नून को भी यही इशारे मिल रहे हैं। क्या आप हमें वाज़ेह कर दें? देखिए, आज आपने मेरे साथ ज्यादती कर दी। गो मेरा फवाद के साथ एक बड़ा एक अच्छा रिलेशन है, बट स्टिल उनकी पॉलिटिकल पोजीशन पर मुझे हमेशा एतराज़ रहा है। और आज आपने शेख रशीद और फवाद दोनों इकट्ठे करके उनके सवाल मुझसे पूछ लिए। बहरहाल शेख रशीद साहब की कही बात कभी मुझे लगता है ऐसे है कि हर एक पैक ऑफ कार्ड्स के अंदर एक जे का रोल होता है। तो ही इज़ एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ जोकर। आप कल उनकी वो तस्वीर देखें, कोई मैं उससे पहले मौत कबूल कर लूँ किसी प्राइम मिनिस्टर के पीछे ऐसे भागते हुए, तो उसके बयान को क्या संजीदा लेने छोड़े उसे। इट डजंट मेरिट्स अ कमेंट, इवन वर्थलेस है। अच्छा मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज आप भी बड़े बाय द वे हमें मूड में लग रहे थे सुनाने के। एक होता है ना, कोई दिन होता है बंदे का जिसमें बस जो आता है सामने। शायद बहुत से लोग यही सवाल करते आ रहे हो तो फिर उनको दिल चाह रहा हो। अच्छा जी, और इसी के साथ ही टाइम खत्म हुआ है। हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह टुमारो। See you.